नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ युवा बसपा नेता आनंद भारती जी हैं। आनंद भारती 12 विधानसभा चुनाव से जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि 2022 में 12 विधानसभा से आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ें। आइए हम आनंद भारती से उनके राजनीति के विषय में बातचीत करते हैं। आनंद जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, राजनीति में आने का फैसला आपने क्यों किया? नहीं, राजनीति में तो हमारे पहले से भी रिश्तेदार और लोग भी रहे हैं और हमारा जो बचपन से पढ़ाई के बाद जो उद्देश्य रहा है वो राजनीति का ही रहा है। कोई नौकरी का मैंने कभी फार्म भरा नहीं और इसलिए मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि व्यवसाय करेंगे और राजनीति में आएंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, राजनीति और व्यवसाय, आज की राजनीति पूरी तरह व्यवसायीकरण हो गई है कि सेवा के भाव से भी लोग आते हैं? राजनीति में आकर अपना व्यवसाय चमकाते हैं या जनता की सेवा? ज्यादातर तो अब ये हो गया है कि राजनीति में आकर के व्यवसाय चमका रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि राजनीति जैसे व्यवसाय कर रहे हैं तो राजनीति को जनता के हित के लिए करनी चाहिए, जो सर्व समाज में सबके हित में काम हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो युवा हैं, युवा सोच है, आप जो है आनंद भारती राजनीति में क्या बदलाव लेना चाहते हैं? हम ये लाना चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आई है, सारे मजदूर वर्ग बहुत परेशान है इस समय। आप देख लीजिए, बालू खनन में आप चले आइए, सरकार इतना महंगा बालू का खनन का रेट कर दिया है जिसमें लोगों को लेने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं और किसी तरह पैसा इकट्ठा करके ले भी लिया तो आज देखिए कम से कम है तो हर पट्टे धारक के ऊपर 2-2, 2.5 करोड़ रुपया कर्ज लदा हुआ है। यहाँ पीछे से आप देख लीजिए, जितने भी बालू का व्यवसाय करने वाले मजदूर थे और क्या बोलते हैं जो पत्थर तोड़ने वाले मजदूर थे, जब घाट ही नहीं होगा तो उनको काम नहीं मिलेगा। एक तो काम नहीं मिल रहा है, उल्टा जो बालू खनन नाव से निकाला जा रहा था वो भी। ये समस्या आज आई है कि पहले भी? ये समस्या पहले नहीं थी। बसपा की जो गवर्नमेंट थी सब खुशहाल थे, जनता खुशहाल थी, काम चल रहा था, कोई ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। जब से ये सरकार आई है तब से लोगों के अंदर बहुत दिक्कतें आने लगी हैं। रोजी रोटी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जितने लाखों लोग मजदूर हैं, ये बेचारे परेशान हैं, त्रस्त हैं, इनको काम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल, क्योंकि जो नाव पड़ी है वो सब उसी तरह पड़ी है। अब सरकार की क्या नीति है अब सरकार जाने। नहीं, कोर्ट ने, हमने सुना कि कोर्ट ने बालू खनन पर रोक लगाया है। नहीं, कोर्ट ने नहीं लगाया है। कोर्ट क्यों लगाएगी? ये तो सरकार का है, सरकार इसको करेगी। जब कोई गलत काम होगा या कोई उस पर वो देगा तब तो कोर्ट करेगी ना उस पर और स्टे लेगी, रोक लगाएगी। कोर्ट ने ही पाबंदी लगाई हुई थी, उसके बाद जो है सरकार ने उसको चालू भी किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना महंगा घाट उठा है कि लोग बालू कीमत बढ़ गई। हाँ, बालू, वही कह रहा हूँ ना कि हर तरह से तो लोग परेशान है ना। बालू की कीमत तो बढ़ ही गई है। जब महंगा पट्टा होगा तो बालू कीमत अपने आप बढ़ेगी। अच्छा आनंद जी, आप जो है 12 विधानसभा से चुनाव लड़ना है जी। आप 12 विधानसभा जाते भी होंगे, टहलते भी होंगे, आपके वहाँ पर घर भी होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि 12 विधानसभा की आज की मुख्य समस्या क्या है, जबकि वहाँ प्राकृतिक संसाधन बहुत है? मुख्य समस्या ये है कि कहीं कोई काम नहीं उन बेचारों के पास। ज्यादातर लोग वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग हैं और पूरा तरहारी बेल्ट ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, और 12 विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा उधर है कि पूरा पत्थर, बालू, गिट्टी, यही सब काम होता है बोरल का, और जो सरकार बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बेचारे सारे परेशान हैं। 12 से जो भी विधायक होता है वो अवैध खनन में लग जाता है। अवैध खनन को लाइसेंस करवाना, पट्टा करवाना, दुनिया भर का ये बिजनेस जो है वहाँ पर बहुत चल रहा है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, अवैध कैसे हो रहा है साहब? जब आप पट्टा दोगे नहीं, इतना महंगा पट्टा उठेगा बालू का,
तो स्वाभाविक सी बात है, जब इनके पास खाने को नहीं रहेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना दाएं बाएं। मजदूर वर्ग क्या करेगा? मजबूरी में जो है उनको करना है। अब वही अगर रेट कम रख के बालू का खनन का पट्टा दे तो उनका भी चलेगा, और जो लेबर वर्क आदमी है उनका भी चलेगा, और जो नाव का खनन रोक लगा है, मूल तो जो बेचारे नीचे जो खनन का है उनपे बहुत परेशानियां है ना उनके लिए। नेताजी एक चीज बताइए, 12 विधानसभा में पत्थर बहुत हैं, और कभी जो है हेमंत नंदन बोगला जी की जो है सीट रही है यहाँ से, और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आखिर पत्थर से सीमेंट भी बनता है, तमाम उद्योग लग सकते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां लग सकती हैं, इन सबको लेकर कभी कोई सरकार गंभीर नहीं रही है। अगर आनंद भारती जो है 12 से विधायक बनते हैं तो क्या इस चीजों पर ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे भाई साहब। अगर कहीं ऐसी स्थिति आई कि आनंद भारती वहां के विधायक हुए तो जो ये समस्याएं हैं मैं अपनी नेता को कह करके इन सारे मसले को हल कराऊंगा, कि जो स्थिति सदियों से चली आ रही है वो हमेशा चलती रहे, किसी भी मजदूर वर्ग का आदमी, कोई भी आदमी वहां परेशान ना होने पावे। हमारी नेता मजदूरों के लिए बहुत करती हैं। अभी देखिए पूरा मजदूरों के लिए ट्रेन बुक कराया उन्होंने, बहुत से काम किए उन्होंने। अच्छा, आपने राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को क्यों चुना? बहुजन समाज पार्टी गरीबी से उठी है और गरीबों के लिए लड़ी है, और आज भी गरीबों के लिए ही लड़ रही है। तो जब गरीबी से उठी और गरीबों के लिए लड़ रही तो हम सब भी तो उसी श्रेणी में आते थे ना भाई साहब। तो हमें भी वो पार्टी अच्छी लगी और हमें सर्व समाज का काम करने का मौका भी मिला, तो हमने इस पार्टी को चुना। आपको क्या लगता है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, किस पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित तौर पे जो अभी देश की हालत है इसमें जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है। निश्चित तौर पे माननीय बहन जी को चुनेंगे, क्योंकि उनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं था, कुशल था, खुशहाल था, प्रदेश खुशहाल था, लोगों के चेहरे पे चमक थी। आज तो किसी के चेहरे पे चमक ही नहीं है, मासूम आ गई है एकदम चेहरे पे। लोगों किसी पे देखिए, कोई किसी से पूछिए क्या स्थिति है, भैया बस चल रहा है, किसी तरह काट रहा हूँ। नहीं, जैसे अभी जो है 2019 में एक चुनाव हुआ लोकसभा का, सपा बसपा का गठबंधन था, उसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, और आज तो गठबंधन नहीं है, अकेले लड़के बहुजन समाज पार्टी कैसे सरकार में? नहीं, अकेले उस समय स्थितियां कुछ और थी, आज स्थितियां कुछ और है। उस समय स्थितियां ये थी कि जो केंद्र की सरकार थी, लोग एक बार सरकार लाए थे, त्रस्त थे, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि एक बार फिर से केंद्र की सरकार बने, हो सकता है कि देश का सुधार हो जाए। लेकिन आज उससे भी बदतर हालत है लोगों में। अब सुधार का कोई ऑप्शन है नहीं लोगों के पास, सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि अगर बहन जी आएंगी तो सारा ये हर जगह आप देखिए, कहीं उसको जिंदा जला रहे हैं, कहीं उसको बलात्कार कर रहे हैं, कहाँ ऐसा बचा हुआ है इतना। और बहन जी की सरकार में दूर दूर तक ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग डरते थे। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, 12 विधानसभा में देखा जाता है कि लाल सराम बहुत सक्रिय रहता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मजदूर आंदोलन बहुत होते हैं, क्या वजह मानते हैं? स्वाभाविक सी बात भाई साहब, जब मजदूरों का हक छीना जाएगा, जब मजदूरों को हक छीना जाएगा तो मजदूर आंदोलन करेगा ही। उसको आप चाहे वो लाल सलाम के रूप में आए, चाहे किसी के रूप में आप उनको देखेंगे, लेकिन जब उनका हक रोजी रोटी मारी जाएगी तो वो आंदोलन करेंगे, उस पर करना ही है उनको। अच्छा, एक चीज और बताएं, आनंद भारती 12 में कितना सक्रिय रहती है? आनंद भारती सक्रिय तो अब लोगों को ये देख कर कि भाई सरकार इतना प्रताड़ित कर रही है हमारे लोगों को, कि हम लोगों के अंदर से एक वो आ रही है कि भाई अब हम लोगों को अब चलना चाहिए। बसपा वालों को प्रताड़ित कर रही है, हम लोगों को मतलब सारे जो जितने भी बसपा ही नहीं उसमें सभी लोग आ रहे हैं, सब तो प्रताड़ित है ना बोले कोई अलग बात है कि भाई हाँ तब ठीक है ना बोले। आपको लगता है सरकार का डर है लोगों में? हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार या यूपी सरकार? सभी, क्योंकि सब जान रहे हैं उस स्थिति को कि हम आगे आएंगे तो हमारे लिए दिक्कतें होंगी। अच्छा, एक चीज और बताइए,
अभी वहाँ 12 के जो विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, 3 साल का समय बीत गया है, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? वो 10 साल से लगभग विधायक हैं। अब वो जो कर रहे हैं भाई साहब, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमारे संतुष्ट होने ना होने से कुछ नहीं होता। वहाँ की जो जनता करेगी, जो जनता कहेगी, वो संतुष्ट होनी चाहिए ना। हम कहें कि ये ऐसा है तो वो ठीक नहीं है। जो वहाँ की जनता कहेगी उस पर डिपेंड होगा। वैसे काम पर तो वोट किसी को मिलता नहीं है, वहाँ तो समीकरण पर लोग वोट ले लेते हैं। पहले ऐसा था कि समीकरण बनाए, आज भी यही कंडीशन है भाई साहब। हाँ, कि समीकरण बना रहे हैं, लेकिन अब समीकरण वो हट जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जनता अपने नेता को देखता है कि हमारा नेता ठीक नहीं चल रहा है, जिसको हम अपना मुखिया बना रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है वो छोड़ करके जहां पे उसको संतुष्टि मिलेगी कि हमारा यहाँ हित है, वहीं पे वो जाएगा। तो मान लिया कि जो है अजय भारती जी को आज जनता वहाँ की मान रही है, अजय जी को, डॉक्टर अजय कुमार को वहाँ की जनता कैसा मान रही है? आप तो वहाँ क्षेत्र में जाते थे। अब जनता की बात है भाई साहब, हम इस पे हमने चुनाव के बाद ही आप देखेंगे। अभी हम कैसे कहते हैं, जनता हम आपसे बता दी ना, वो जनता के ऊपर डिपेंड है। जनता क्या कर रही है, जनता की प्रताड़ित बहुत है, त्रस्त हो चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, वही तो पूछ रहे हैं। मान लिया वो चुनाव के समय एक बार दल बदल के जो है भाजपा में चले गए, दोबारा दल बदल के कहीं चले जाए, तो ऐसे लोग तो अवसरवादी होते हैं ना, टिकट कहीं से भी ले ले तो जनता तो ठगी रह जाए। हम उनके बारे में कुछ कहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए कि जनता प्रताड़ित है वहां की, और जनता ही आने वाले समय में निर्णय करेगी। चलिए हम डॉक्टर अजय कुमार को छोड़ते हैं, उनके पर्सनल बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 साल का समय बीत गया। आपको क्या लगता है कि 3 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कितना सही या गलत काम किया है, जिससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट? हम ही क्या, पूरा प्रदेश में कोई संतुष्ट नहीं है। लगभग हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा मैंने आपसे फिर कहा कि टोटल लोग मजदूर वर्ग का है, और मजदूर वर्ग को सिर्फ रोजी रोटी चाहिए। उनका मेन व्यवसाय है बालू खनन, मिट्टी पत्थर, और यही सारे जो जिनसे सारा प्रदेश चल भी रहा है भाई साहब। जब वही उनका बंद हो जाएगा तो वो कहाँ से संतुष्ट होंगे, और जब वो संतुष्ट नहीं है तो सरकार कैसे संतुष्ट कहा जाएगा कि सरकार ठीक कर रही है काम। अच्छा सर, एक बात बताइए, कोरोना संकट को लेकर आपको क्या लगता है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम अच्छे थे या जो है उसके ही कदमों की वजह से इतना ज्यादा मरीज बढ़ गए? सरकार पहले शुरू में जो किया है, सरकार ने कोरोना को रोका, अच्छा किया, उन्होंने रोक दिया, लेकिन कुछ दिन और न रोक करके जो मजदूर थे उनको उनके घर वापस भेज देती कि भाई आप अपने घर जाओ। उसके बाद लॉकडाउन कर देते, हफ्ता भर का समय दे देते आप, उसके बाद आप लॉकडाउन कर देते, फिर देखते प्रदेश में जो आज ये पूरे हिंदुस्तान देश में जो ये स्थिति पैदा है, वो स्थिति ये न पैदा होती, वो धीरे धीरे चल रहा था, वो चलता रहता, और इलाज के दौरान वो सारा मामला इतना ज्यादा जो है कोरोना ना फैल पाता, गवर्नमेंट समय से जो है कदम उठाई, सही कदम उठाई। अच्छा आनंद जी, एक बात हमको बताइए, आप अगर 12 विधानसभा से विधायक बनते हैं तो सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे वहाँ? ये जो मुद्दा मैंने आपसे बताया, सबसे पहले तो मैं अपने नेता को ये बात कहना चाहूंगा, अगर हमारी सरकार बनी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय बहन जी, इस समस्या को तत्काल समाप्त करें, ताकि किसी को किसी भी पट्टा वाला सारी जो भी खनन और जो भी नाव का जो भी काम है, जो मजदूर हित में काम है, उसको तुरंत तत्काल कार्रवाई करके उस मसले को हल कर दें, ताकि कोई भी दुखी न रहे और सबकी रोजी रोटी बराबर जैसे चल रही थी पहले वैसे चलती रहे। वैसे 12 विधानसभा तो अभी जैसे पावर प्लांट भी वहाँ पर लगा हुआ है, तमाम लोग अपना क्रेशर चला रहे हैं, माइनिंग का काम भी लोग कर रहे हैं, सबके लिए पट्टे की जरूरत पड़ती है। जब बालू नहीं रहेगा भाई साहब, तो स्वाभाविक सी बात है कि काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो काम बंद रहेगा। और इलाहाबाद की स्थिति आज ही बनी हुई है, पूरे इलाहाबाद में आप देख लो, कहीं कोई पट्टा नहीं चल रहा है। जब इतना डेट हाई होगा तो पट्टा चलेगा नहीं, स्वाभाविक सी बात नहीं चलेगा वो, और जब नहीं चलेगा तो जनता परेशान होगी, और जब जनता नहीं मिलेगा तो मिस्त्री सारे काम नहीं, तो सारा चीज उसी पे जा रहा है, सारा चीज उसी पे जा रहा है, सब परेशान हो गए। आपको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा डेवलप है? अभी तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कम है, जहाँ तक हमारे, क्योंकि
किसान वर्ग का आदमी है, मजदूर वर्ग का आदमी है, अभी तो बहुत डेवलप नहीं, लेकिन भाई साहब धीरे धीरे वो आ जाएगा अपने लाइन पे। स्वास्थ्य की क्या स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं वहाँ पे। 12 विधानसभा तो पहले वो था, कोई जो भी विधायक बना या जो भी वहाँ पे रहे हैं बहुत अच्छा तो काम किया नहीं है 12 विधानसभा के लिए कि उसको बहुत अच्छा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा या अच्छा चलेगा। जो स्थिति पे था थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत अच्छा तो हुआ नहीं है वहाँ पे। 12 विधानसभा आदिवासियों की दशा आप किस तरीके से देखते हैं? आदिवासी बेचारे पहले भी त्रस्त थे, आज तो और त्रस्त हैं। आज तो उनके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हैं आज के डेट में, क्योंकि उनके पास आज के डेट में कुछ नहीं है, रोजी रोटी कुछ है ही नहीं, आज के डेट में कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अच्छा आनंद जी, आप एक बात बताइए, बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं, तो सबसे जो है महत्वपूर्ण काम जो आपका होगा मजदूरों की, आपने कहा कि उसकी सुधारी के लिए हम काम करें। आज मजदूरों की सुधारी तब होगी जब उनको रोजगार मिलेगा, इसके लिए क्या आपने सोचा? हमने आपसे फिर कहा ना ये बात, अगर माननीय बहन जी ने हमें टिकट दिया, हमेशा मजदूर बना के रखना चाहते हैं, हमें बहन जी ने अगर टिकट दिया माननीय बहन जी ने वहाँ पे कि हम एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से हम आपके सामने आज बैठे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, अगर बहन जी ने हमें टिकट दिया, उस काबिल समझा, तो जो मैंने आपसे कहा है वो अपने नेता के पास मैं इस बात को रखूंगा, या जो भी सदन में रहेगा अगर मैं आया उस स्थिति में तो इस बात को, इस मुद्दे को रखूंगा कि इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और भविष्य में ये समस्या कभी और ना आए, इसलिए ऐसी नीति बनाइए कि कभी उनको दिक्कत ना आए। आपको लगता है कि प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी में भी गुटबंदी है और जो है किसी खेमे का भी गुटबंदी तो कहीं ना कहीं हर जगह होती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। केंद्रीय अनुशासन काम करता है। जी, हमारी एक ही नेता है माननीय बहन जी, और जो बहन जी का निर्णय होता है वो हमारे सभी कार्यकर्ताओं का होता है। चलिए, अच्छी बात है कि आप इतनी कम उम्र में विधायक बनी है। आपने अपनी जीत के प्रति क्या रणनीति बनाई है? आपको क्या लगता है कि जहाँ इतना आभा ढाबा के साथ बीजेपी आएगी, सपा जो है इतना नहीं, वो खाओ फूडार ये ऐसा कुछ नहीं, जनता एक समझ चुकी है एकदम, आभा ढाबा कोई आने वाला नहीं है। जनता इस समय त्रस्त है और जनता चाहती है परिवर्तन, प्रकृति का नियम है भाई साहब, परिवर्तन होना निश्चित है और इस चुनाव में खास तौर से तो परिवर्तन बहुत ही तेजी से होगा। और जहां तक हम लोगों का अनुमान है कि सरकार इस बार माननीय बहन जी की ही बनेगी, क्योंकि बहन जी के साथ सारी मजदूर वर्ग के लोग हैं, सारी जनता है इस समय, और उनको मान भी रहे कि इस बार बहन जी की सरकार आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने लोग बेचारे परेशान थे, इतने लोग पैदल आए हैं चल चल करके, रास्ते में कितने मर गए, कितने एक्सीडेंट। माननीय बहन जी का हमारे निर्देश था और हमेशा कहती रही है कि आप लोग उनको जो है उनके घर पहुंचा दीजिए। मजदूर का तो कोई सुना ही नहीं आज तक ना, माननीय बहन जी ने हमेशा मुद्दा उठाया है, हमेशा बहन जी ने ही लड़ाई इस पे चल करके किया है। अंतिम सवाल मेरा जी, 12 की जनता को आनंद भारती क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश है कि अगर माननीय बहन जी ने हमें टिकट दिया और आप लोग अगर हमें उस काबिल समझेंगे तो मैंने जितनी बात आप लोगों से बोली है, इस समस्या को हल किया जाएगा और आपके हित में, आपके दुख सुख में हमेशा खड़े पाएंगे आप हमको। और अभी तो हम लोगों की एक शुरुआत है और इस शुरुआत को आप ही लोग से शुरू होगी और आप ही लोग से आगे बढ़ेगी। नेताजी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। अभी आपने देखा हमारे साथ 12 विधानसभा से तैयारी कर रहे बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता आनंद भारती जी थे। आनंद भारती ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी है और बदलाव तय है और बसपा अध्यक्ष बहन मायावती अगली मुख्यमंत्री बन सकती हैं। 12 की जनता को संदेश देते हुए आनंद भारती ने यह भी कहा कि उनकी अभी ये शुरुआत है, अंत में 12 में भी होगा और 12 की जनता को जो जो वायदा किए हैं वो पूरा होगा।
दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। आगे भी हम आपको प्रयागराज के नेताओं से